घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। महाकुंभ 2025 चल रहा है और मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में 30 लोग मारे जाते हैं, 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है? क्या इस घटना के पीछे का कारण वीआईपी कल्चर है या भीड़ का दबाव है? और क्या भारत के महाकुंभ के इतिहास की यह भगदड़ की पहली घटना है? नहीं मित्र, यह पहली घटना नहीं है, इसके पीछे और भी घटनाएं हुई हैं। और क्या भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का यह कहना कि यह एक छोटी मोटी घटना है, क्या यह सही है? तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। कुंभ में हुए हादसों के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि यह सारी घटनाएं मौनी अमावस्या के दिन होती है। महाकुंभ 2025 चल रहा है, बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन तभी मौनी अमावस्या के दिन यह दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना का जो प्रमुख कारण बताया गया है यह इस वीडियो में आप देखिए। भगदड़ मचने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर प्राटून पुल जो थे वो बंद थे। इसके कारण संगम के लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चलती है और इस दौरान बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर जाते हैं। यह देखकर भगदड़ मच जाती है। और दूसरा कारण यह था कि जो संगम का नोच था, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो अलग अलग होने चाहिए थे, लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। ऐसे में भगदड़ मच गई तो भागने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है किस प्रकार से भीड़ एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से ही जा रही है। फिर जबरदस्ती गेट को खुलवाया जाता है और भगदड़ मच जाती है और वहां पर सो रहे लोग, उनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं जिससे कि उनका दम घुट जाता है। 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 90 लोग घायल हो जाते हैं, और जिसमें कि 25 लोगों की पहचान कर दी गई है। इसमें यूपी के 19 लोग, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु थे। ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। जैसे कि भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास को रद्द कर दिया गया है, यानी मेले में वह कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी और रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से लोग श्रद्धालु जाएंगे और दूसरे रास्ते से लोग आएंगे। शहर में 4 पहिया वाहनों पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है और मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। प्रशासन के मुताबिक संगम के 44 घाटों पर बुधवार को 8 से 10 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कितनी गजब की भीड़ का दबाव है। आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं कि किस दिन कितने लोग आए और कितना दबाव था। यह जनसंख्या किसी भी देश की कुल जनसंख्या से कितना ज्यादा हो सकती है। आप सोच सकते हैं कितना दबाव है। इस घटना को लेकर साधु समाज भी बहुत दुखी है और उसने अपने सारे शाही स्नान को रोक दिया। इस संबंध में जो बयान जारी किया गया है वह आप सुनिए। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे।
महाराज जी मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। क्या मौनी अमावस्या को यह पहली घटना है? जी नहीं मित्र, यह इतिहास की पहली दुर्घटना नहीं है। लोगों की मृत्यु हुई है। साल 1954 मौनी अमावस्या के दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद स्नान करने गए और वहां से जब वो वापस आ रहे तो उसके बाद बैरिकेडिंग टूट जाती है और भयंकर भगदड़ मचती है, जिसमें कि 1000 लोग मारे जाते हैं। और इसके अलावा अंग्रेजों का जब शासन था तो 1820 में भगदड़ मचती है और 450 लोग मारे जाते हैं। 1840 में फिर भगदड़ मचती है और 50 लोग मारे जाते हैं। 1906 में प्रयागराज में भगदड़ फिर मचती है और 50 लोग मारे जाते हैं। 14 अप्रैल 1986 में वीआईपी कल्चर का एक और ताजा उदाहरण मिलता है, जब कांग्रेस के यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं और भगदड़ मच जाती है और 50 लोग मारे जाते हैं। यह भी एक वीआईपी कल्चर का गजब का उदाहरण है। 27 अगस्त 2003 को नासिक में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रामकुंड पे जाने के लिए तीर्थयात्रियों को बैरिकेडिंग लगा के रोका गया था और उसमें लगभग 30,000 श्रद्धालु फंस जाते हैं। और इसी बीच एक दुष्ट साधु चांदी के सिक्के उड़ा देता है और सिक्कों को लूटने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 49 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 140 लोग घायल हो जाते हैं। अब समय आता है 2013 का, जिसमें कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच जाती है और जिसमें 36 लोग मारे जाते हैं। आजम खान को देखिए कैसे वह अपनी वाहवाही लूट रहे हैं इस वीडियो में। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में। चांदी की तरह पाक साफ पानी था। ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। हज में देखा आपने कितने लोग थे? 30 लाख 35 लाख। कितने बड़े दो हादसे हुए। कुंभ में 2 करोड़ लोग थे। उनको लाना, उनको ठहराना, उनकी बिजली का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, उनके टॉयलेट्स का इंतजाम, उनकी सवारियों का इंतजाम, उनके वापस जाने का इंतजाम इस टोपी वाले ने किया था। 2 करोड़ लोगों का। और किसी के खरोच नहीं आई थी। गंगा हमसे गंदी नहीं होती है। गंगा गंदी होती है उन गोश्त के कारखानों से जहां 24 लाख टन गोश्त काटा जाता है, बीफ काटा जाता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। ब्राजील नंबर 2 पर रह गया है। देंगे जवाब प्रधानमंत्री इसका? आदित्यनाथ जी देंगे जवाब इसका कि इसका लहू कहां जाता है? अब सरकार कह रही है कि इसमें हम गंगा के बारे में आपको बतला दें। गंगा को जितना भी साफ किया है हमने किया है, इस टोपी वाले ने। गंगा कैसे साफ करेंगे? मीटिंग हुई भारत सरकार में हमारे अधिकारियों की। फिर सेक्रेटरी महोदय हमसे मिलने आए। हमने कहा कि हम इस तरह गंगा साफ नहीं कर सकते जिस तरह आप साफ कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 100 करोड़ की जरूरत है तो उन्होंने हमसे कहा कि हम 2 करोड़ दे सकते हैं। हमने कहा इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि हम निशान डाल देंगे कि कहां कहां सफाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया अपने फैसले में कि जो प्लान भारत सरकार ने पेश किया है इस तरह तो गंगा 500 बरस में भी साफ नहीं होगी। लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत सुनने को आ रही है वह है वीआईपी कल्चर। जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसको घाट तक उसकी गाड़ियां जा रही हैं, उसको स्नान किया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है और उसकी आवाभगत की जा रही है। आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और उसे स्नान कराया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? महाकुंभ में तो सभी समान होते हैं, क्या नेता क्या अधिकारी, लेकिन फिर भी नेतागण और अधिकारियों को वीवीआईपी क्यों बनाया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बीते वर्ष में जितनी भी भगदड़ हुई हैं, पिछले जो भी 2 भगदड़ हुई हैं जिसमें कि 1000 लोग और 50 लोग मारे गए हैं, जो कि मात्र वीवीआईपी कल्चर के कारण मारे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मित्र पहले भी हम गुलाम थे, अब भी हम गुलाम हैं। यही इसका सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण है।
इस वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की आवश्यकता है और यह वीवीआईपी कल्चर तभी खत्म हो सकता है जब हम और आप इसका कड़ा विरोध करें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। और रही बात दुर्घटना की, तो पक्ष और विपक्ष ने भी अपना संवेदना व्यक्त की हुई है, लेकिन एक बयान आता है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का। जरा इस बयान को आप लोग सुनिए। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती। इतनी बड़ी घटना को छोटी मोटी घटना कहना क्या संजय निषाद को शोभा देता है? क्या उन्हें अपने शब्दों को संभल कर रखना चाहिए था? क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। किसी के घर किसी की अपने की मृत्यु हुई है, यह एक छोटी घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी घटना है। और नेतागण लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। किसी की मृत्यु हुई है, यहाँ पे किसी कीड़े मकोड़े की मृत्यु नहीं है, तो इसलिए बयान बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए। इस घटना के बाद अब फिर कमेटियां बैठी हैं, फिर मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगली कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी अपनों को ना खोए, पूरी श्रद्धा पूर्वक महाकुंभ खत्म हो जाए। जो भी अपने प्रियजनों को खोया हो उनके दुख में मैं शामिल हूं और इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के प्रति मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।